Hi guys, I'm Anvita Divedi and I welcome you all on our YouTube channel Target for IQ। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। और ओके, तो मैं अभी आपको आईपीसी पढ़ा रही हूँ और अभी मैंने परसों भी एक वीडियो रिलीज़ किया था। तो अभी वी आर डिस्कसिंग जनरल एक्सेप्शंस। पर आज मैंने जनरल एक्सेप्शन को एक ब्रेक दिया है और इसके पहले के भी कुछ वीडियोस जनरल एक्सेप्शंस के पड़े हुए हैं। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन और टाइटल एंड एक्सटेंट, ये दो वीडियोस मैंने बनाए थे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो जो फर्स्ट चैप्टर है और जो सेकंड चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ पर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ जो कि ज़रूरी हैं। देखिए, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो है आईपीसी का, इंट्रोडक्शन प्लस जनरल एक्सप्लेनेशन, तो मैंने जनरल एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ाया हुआ है। चैप्टर 1 तो मैंने पढ़ाया हुआ है। जनरल एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए पढ़ाया हुआ है क्योंकि वो डेफिनेशन वाला चैप्टर था और वो बेसिकली रीड करने के ऊपर होता है। मतलब आपने एक बार रीड कर लिया है तो आपको वो समझ आ जाना चाहिए। पर चूँकि अभी यूपी और राजस्थान और एमपी की नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, यूपी के अभी आया नहीं है, आने वाला है, कुछ दिन में आ जाएगा। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इनको मैंने ध्यान में रखते हुए चैप्टर 1 और 2 के ये सारे एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं। ये मतलब एक तरीके से चैप्टर 2 का और 1 का निचोड़ है, क्रक्स है, जो कि मैंने रिसर्च करके आपके लिए तैयार किया है कि चैप्टर 2 में आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो एमसीक्यूज़ हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका पूरा एंटायर चैप्टर 2 आईपीसी का कवर्ड है। तो मैं आपको एक बार प्लान बता देती हूँ कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। जो चैप्टर 1 एंड 2 है, 2 मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि मुझे पता था मैं आपको एमसीक्यूज़ दूंगी और उससे सारा कवर हो जाएगा। और बल्कि मैं उन एमसीक्यूज़ में आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी सारी चीज़ें, सारी डेफिनेशंस वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगी कि आपको फालतू इधर उधर भागने की और ज़बरदस्ती रीड कर कर के बार बार और वो डेफिनेशंस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगी तो आपके दिमाग में खुद ब खुद कौन से सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन है ये बैठ जाएगा। तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये है कि जो भी वीडियोस, मतलब जो भी मैं चैप्टर डील करती चलूँगी, जैसे मान लीजिए अभी मैं जनरल एक्सेप्शन पढ़ा रही हूँ चैप्टर 4, तो उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होगा मैं उसके भी एमसीक्यूज़ दूंगी। इस तरह मैं सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ दूंगी जिससे आपका रिविजन भी हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाए और आपको ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ। अच्छा, एक बात और आती है कि जैसे वीडियोज़ लंबे होते हैं तो बच्चे कंप्लेंट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहली बात, एमसीक्यूज़ के वीडियोस लंबे होंगे इसलिए क्योंकि इनमें मैं सब पूरा एंटायर चैप्टर कवर कर रही हूँ और इसको कवर करने के बाद आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ भी एमसीक्यूज़, एटलीस्ट जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए तो बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको कुछ भी एमसीक्यूज़ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। बस डेफिनेशंस कुछ एक दो होंगी जो आप अगर रीड भी कर लेंगे एक बारी तो आपका काम चल जाएगा। तो इसलिए भी ये वीडियोस लंबे होते हैं। बट लंबे, अगर आपने 1 घंटा यहाँ पर दे दिया तो आप ये सोचिए कि आपके कितने घंटे जो आप इधर उधर क्वेश्चंस ढूंढने में वेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए ऑलरेडी मेहनत कर दी है, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा। तो इसलिए प्लीज़ पेशेंस के साथ वीडियो सुनिए। अगर 1 घंटा भी जा रहा है तो आपके फ़ायदे के लिए ही है। और दूसरी बात ये है कि जो बाकी जब मैं टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल एक्सेप्शंस पढ़ा रही हूँ, उनके जो सेक्शंस वगैरह पढ़ा रही हूँ, तो अगर वो वीडियोस थोड़े से लंबे हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो उसमें मैं मेंस का भी कवर कर रही हूँ पोर्शन। और आपको ये पता है कि प्री और मेंस के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता, तो आप सिर्फ प्री के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो, आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई स्टार्ट करने वाली बात। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 42 क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स गो क्विकली विद द क्वेश्चंस। तो ये जो 42 क्वेश्चंस हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड जो है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड का जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था, फर्स्टली सबसे पहले इंडियन पीनल कोड किसने एग्जिस्टेंस में लाया, तो ये आपको पता है कि अंग्रेज़ों के समय में आया था। फिर इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कैनिंग है, स्टिफन है, बेंटिंक है, मैकॉले है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैकॉले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। मोस्टली जो इंडिया में लीगल रिफॉर्म्स आए हैं, लीगल ड्राफ्ट्स तैयार हुए हैं, वो इन्होंने ही, इनकी ही देख रेख में, इनके सुपरविजन में तैयार हुए हैं, ठीक है। और इनफैक्ट इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन का जो कल्चर आया है, जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया, एक फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर वगैरह बनाई, वो उसका श्रेय काफ़ी हद तक मैकॉले को जाता है, ठीक है। तो मैकॉले इज़ द राइट आंसर हियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो 42 क्वेश्चन है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जैसे वो आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी ना, उसमें कहता है कि शाहरुख खान बोलता है 70 मिनट हैं आपके पास। तो दिस इज़ लाइक दीज 42 क्वेश्चन, ये जो 42 क्वेश्चन हैं आपके पास, इससे आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा एंटायर कवर हो रहा है। ठीक है, लेट्स ओके फाइन, जोक्स अपार्ट। सेक्शन 2 सॉरी क्वेश्चन 2 पर आते हैं। सेक्शन 1, ठीक है, ये जो आईपीसी का सेक्शन 1 है या किसी भी एक्ट का, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है वो क्या कहता है। हमेशा सेक्शन 1 आपको टाइटल बताएगा। एक जो डेफिनेट चीज़ है जो बताएगा सेक्शन 1, वो टाइटल बताएगा। ठीक है, किसी भी एक्ट में सबसे शुरुआत में जो पहला सेक्शन होता है वो उस एक्ट का टाइटल, यानी कि उस एक्ट की जो हेडिंग होती है, किस नाम से वो एक्ट जाना जाता है। जैसे इंडियन पीनल कोड है तो उसे इंडियन पीनल कोड कहते हैं। ठीक है, तो ये बताएगा। और हमेशा आपको सन ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत आता है कि कब लागू हुआ, तो 1860। ठीक है, या जैसे कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है, तो उसमें जो भी सन आगे लगा हुआ है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो ये सेक्शन 1 में आपसे पूछ रहा है कि सेक्शन 1 क्या बताता है, तो आपको पता चल गया कि टाइटल बताता है, तो डेफिनेशन तो बिल्कुल नहीं बताता है, तो ये गलत हो गया। अब जब आपको पता है कि टाइटल बताता है, तो टाइटल वाले दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक एक्सटेंट के साथ, एक ज्यूरिसडिक्शन के साथ। देखिए ज्यूरिसडिक्शन जो होता है कोर्ट का, कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। ठीक है, कोर्ट जो कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्ट जो होता है, जुरिस्डिक्शन होता है एज एन की, लेकिन कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ये जुरिस्डिक्शन है, वो आपको बता देगा कि किन किन एरियाज़ को कवर कर रहा है। हमेशा कोर्ट का एक एक्सटेंट होता है कि कहाँ तक ऑपरेटिव है, किन किन क्षेत्रों में ऑपरेटिव है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन हमेशा कोर्ट का होता है, कोड का नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब आपका आएगा टाइटल एंड एक्सटेंट। एक्सटेंट बताता है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, और जनरल एक्सेप्शंस के भी पुराने वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो ये जो एक्सटेंट है, अब एक्सटेंट क्या कहता है। अब यहाँ पे कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन राज्यों में ये सेक्शन ये जो आईपीसी है वो किन किन राज्यों में प्रचलित नहीं है, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो उसमें आपको वो जम्मू एंड कश्मीर का ऑप्शन दे देते हैं। तो क्या है, और साथ में वो नन ऑफ द अबव का ऑप्शन देंगे, तो आपको हमेशा नन ऑफ द अबव पे टिक करना है, इसलिए क्योंकि पहले एक्सेप्शन में आता था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहले एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे आईपीसी प्रचलित नहीं था। लेकिन जब से आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, जब से आर्टिकल 370 सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जब से ये 370 जो आर्टिकल है वो हटा है, ठीक है, तब से आप इस बात को ध्यान रखिए कि उस दिन से जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्शन में नहीं रहा, वहाँ पे आईपीसी प्रचलित हो गया है। ठीक है, अमेंडमेंट में ये बात आ चुकी है। ये हो गया, आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट है कि इंडियन कोर्ट्स के पास, ठीक है, मैं इसको एक बार इंग्लिश में रीड करती हूँ फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। इंडियन कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन फॉरेन कंट्री। इंडियन कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है उन क्राइम्स को ट्राई करने का जो कि किसी इंडियन ने कमिट किए हैं किसी फॉरेन कंट्री में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। इंडियन कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उन क्राइम्स को ट्राई करने का, उन क्राइम को ट्रायल करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है जो किसी फॉरेनर ने कमिट किए हैं इंडिया में। पहला क्या है, इंडियन ने कमिट किए हैं फॉरेन कंट्री में, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फॉरेनर ने कमिट किए हैं, फॉरेनर ने इंडिया में। तो अब देखिए क्या होता है कि जो आईपीसी का सेक्शन 3 है, ठीक है, सेक्शन 3, ये देखिए 2 तरीके के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, एक होता है इंट्रा टेरिटोरियल, एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है विद इन दी कंट्री, ठीक है, विद इन दी कंट्री, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है आउटसाइड दी कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की हो रही है। ठीक है, तो सेक्शन 3 जो है आपका वो हमेशा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से डील करता है। 4 भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से डील करता है, बट 4 में और चीज़ें दी हुई हैं। 3 में क्या है कि 3 ये कहता है कि कोई भी क्राइम अगर कहीं पे भी कमिट हो रहा हो, ठीक है, चाहे इंडिया में कमिट हो रहा हो चाहे फॉरेन में कमिट हो रहा हो, और कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उसे कमिट कर रहा हो, ठीक है, लेकिन
अगर वो इंडियन व्यक्ति से रिलेटेड है, मान लीजिए ऐसा आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो कि लाइबल होगा इंडियन लॉ द्वारा, ठीक है, वो हमेशा इंडिया में ट्राई किया जा सकता है, उसे आप इंडिया में ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइबल होने का मतलब क्या है कि या तो वो इंडियन हो और फॉरेन कंट्री में क्राइम कमिट कर रहा हो, और या फिर वो फॉरेनर हो और इंडिया में क्राइम कमिट कर रहा हो। अगर इंडिया में कमिट करेगा कोई फॉरेनर तो वो इंडियन लॉ से बाइंड हो जाएगा, और अगर कोई इंडियन है और वो बाहर क्राइम कमिट कर रहा है तो वो तो इंडियन है, तो इंडियन लॉ से बाइंड है ही, ठीक है, बस उसे इंडियन लॉ से बाइंड होना चाहिए। तो अब जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डू नॉट हैव लग गया है। अगर यहाँ पे डू हैव होता तो ठीक था, क्योंकि फॉरेनर अगर इंडिया में क्राइम कमिट कर रहा है तो वो ट्राइबल है, ठीक है, ट्राई किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया ए इज़ ट्रू बी इज़ फॉल्स, तो वो सही माना जाएगा, बाकी जो हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि क्राइम को, किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, किसी भी जुर्म को के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, किसी भी जुर्म को जुर्म बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी अपराध को, ठीक है। तो अपराध को महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो तत्व होते हैं, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है वॉलेशन, मैं इसके हिंदी भी बताती हूँ। वॉलेशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति। एक्टस रियस दूसरा ऑप्शन है, एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट्स, यानी कि कार्यावली, ठीक है, जो आप कंडक्ट करते हो, जो कार्य करते हो, ठीक है, किसी अपराध को अंजाम देने के लिए आप कुछ ना कुछ कार्य करते हो, कमिट करते हो, कुछ भी कोई ऐसी एक्टिविटी, वो हो गया एक्टस रियस। मोटिव मतलब उद्देश्य, विल मतलब इच्छा, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है मेंस रिया का मतलब होता है दोषी मना स्थिति, गिल्टी माइंड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दोषी मना स्थिति, इंग्लिश में बोलते हैं गिल्टी माइंड, मेंस रिया। और दूसरा होता है एक्टस रियस, यानी कि एक तो आपका माइंड गिल्टी होना चाहिए, और दूसरा कोई आप प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा कार्य करो, एक्टस रियस करो, कोई ऐसा एक्ट करो, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं किसी भी अपराध को अपराध बनाने के लिए। तो अब देखिए मेंस रिया तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक्टस रियस होगा। कभी मेंस रिया दिया हो ऑप्शन में तो आप मेंस रिया चूज़ करेंगे, कभी एक्टस रियस मेंस रिया दोनों दिया हो तो एक ऑप्शन आपको साथ में देंगे वो बोथ का, तो आप बोथ चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 4। अब हम क्वेश्चन 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में बात की है स्पेशल लॉ की। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, उनमें या तो मैंने सेक्शन 7 में जैसे मान लीजिए कोई ऐसी डेफिनेशन जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है, तो उसमें मैंने सेक्शंस अटैच कर दिए हैं साथ में, ठीक है, ताकि आपको सेक्शंस भी याद हो जाए। और जिसमें सेक्शंस पूछे गए हैं तो उसमें तो आपको सेक्शन डायरेक्टली याद हो जाएंगे। अब देखिए स्पेशल लॉ के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि स्पेशल लॉ किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, स्पेशल लॉ का मतलब क्या है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो स्पेशल लॉ है वो सेक्शन 41 में दिया गया है। किस में दिया गया है, 41 में, सॉरी 41 में दिया गया है, सेक्शन 41। अब ये चूंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पेशल लॉ है, तो स्पेशल लॉ का मतलब है कि ये कहीं एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही एप्लीकेबल होगा ना। तो देखिए स्पेशल लॉ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होता है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे नहीं होता, पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होता, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। देखिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन तो सही होंगे ही नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा सेंट्रल एक्ट की बात कर रहे हैं। तो जो सेंट्रल एक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आईपीसी हुआ आपका, मतलब जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, तो उनमें कभी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन सही होगा ही नहीं, ठीक है। उनमें हमेशा आपको देखना है कि या तो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया का ऑप्शन सही होगा या पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो सेंट्रल लॉ है, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, तो कैसे सही हो सकता है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का पार्ट, ठीक है। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे स्पेशल लॉ का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट मैटर होगा, उससे डील कर रहा होगा, ठीक है, इन जनरल नहीं डील कर रहा होगा। अब लोकल लॉ की बात आती है, जो लोकल लॉज होते हैं, तो अब देखिए आपने स्पेशल लॉ पढ़ा 41 में होता है, इसीलिए मैंने लोकल लॉ का क्वेश्चन जस्ट बाद में डाला है। क्यों? क्योंकि याद करने में आसानी हो, क्योंकि लोकल लॉ स्पेशल लॉ के जस्ट बाद दिया हुआ है सेक्शन 42 में, ठीक है। तो 41 में स्पेशल लॉ है और 42 में आपका 42 में क्या है, लोकल लॉ, ठीक है। तो लोकल लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, अब लोकल है तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल होगा, ऑल ओवर इंडिया नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये जो आईपीसी है वो इंडिया में एप्लीकेबल है, तो हम यही मानेंगे एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा। लोकल लॉ का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया के एक पर्टिकुलर पार्ट में, इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है, किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहले मैं इसको इंग्लिश में रीड कर देती हूँ, मैं हर क्वेश्चन पहले इंग्लिश में रीड करूँगी, फिर उसका ट्रांसलेशन कर दूँगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट, ठीक है। या इसका मतलब है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा हो किसी चार्ज को लेकर, और उस चार्ज से रिलेटेड उसे मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट को एक चार्ज दिया गया है, किसी मुंसिफ को जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के दौरान एक चार्ज दिया गया है, और उस चार्ज के तहत उसके पास ये पावर है कि वो जो पर्टिकुलर केस उसके सामने है वो केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ट्रांसफर कर सके, ठीक है। जो पर्टिकुलर केस उसके पास में है वो केस वो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सके। तो ये जो ट्रांसफर वाली जो पावर है, तो इसकी वजह से वो मजिस्ट्रेट क्या कहलाएगा? वो मजिस्ट्रेट जज कहलाएगा, जज नहीं कहलाएगा, आर्बिट्रेटर कहलाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं, सिर्फ मजिस्ट्रेट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसको इस तरीके से समझिए। जज जो होता है वो क्या होता है? जज की डेफिनेशन पहले जान लीजिए कि आईपीसी में कहाँ दी हुई है, सेक्शन 19 में दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, सेक्शन 19 में जज की डेफिनेशन दी हुई है। अब वो डेफिनेशन क्या कहती है कि जज कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ये पावर हो कि वो एक डेफिनेट निश्चित जजमेंट दे सके, ट्रायल के दौरान वो एक निश्चित जजमेंट दे सके, और वो जजमेंट ऐसा हो कि वो बेसिकली जब तक कि जो हायर कोर्ट है वो पलटे ना तब तक वो एक डेफिनेट जजमेंट हो, ठीक है, उसके वो जजमेंट मान्य होना चाहिए, तो वो जज कहलाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसके पास सिर्फ पावर है, चार्ज के तहत उसको चार्ज मिला हुआ है, उसके पास सिर्फ पावर है कि वो केस ट्रांसफर कर सके, जजमेंट देने की पावर नहीं है, तो वो जज नहीं होगा, नॉट अ जज। तो दिस ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉट अ जज। यहाँ पे वो नॉट अ जज कहलाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट शब्द की। अब देखिए सेक्शन 17 जो है, 19 में आपको पता है जज दिया हुआ है, 17 में गवर्नमेंट दिया हुआ है। अब ये गवर्नमेंट शब्द जो दिया हुआ है सेक्शन 17 में, इसका मतलब क्या है, ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, नन ऑफ द अबव, या दोनों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बहुत सिंपल है, दोनों होगा, ठीक है। आपको पता है कि सेंट्रल एक्ट की बात हो रही है, तो सिर्फ क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिनोट करेगा, ये दोनों डिनोट करेगा, सेंट्रल भी स्टेट भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हेन अ प्रॉपर्टी इज डीम्ड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रही हूँ। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी इन पर्सनस पोजेशन वाइल एक्चुअली इट इज नॉट इन हिज पोजेशन, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी कब ऐसा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पोजेशन में है जबकि एक्चुअल में वो उस व्यक्ति के पोजेशन में नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिनमें हम ये मानेंगे कि कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के पास आती है, अधिकार नहीं लेकिन किसी एक व्यक्ति के पास आती है, किसी एक व्यक्ति कोई एक व्यक्ति उस पर उसको पजेस कर रहा है, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखे हुए है, लेकिन वो एक्चुअली में उसके पोजेशन में नहीं है। तो देखिए इसमें 3 सिचुएशन दी हुई हैं। पहला कि या तो वो प्रॉपर्टी पर्सन की वाइफ की पोजेशन में हो, या फिर क्लर्क के पोजेशन में हो, या फिर सर्वेंट के पोजेशन में हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पोजेशन में है। तो इसमें आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब ये जो बात है ना, ये जो पोजीशन वाली जो राइट दिया हुआ है, या आप ये समझ लीजिए कि ये जो डेफिनेशन दी हुई है कि किन किन सिचुएशंस, ये जो सिचुएशंस बताई गई कि किन सिचुएशन में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके पास ना होते हुए भी, एक्चुअली में उसके पोजीशन में ना होते हुए भी ये माना जाता है कि वो उस व्यक्ति के पोजीशन में, जब उसकी वाइफ के पोजीशन में होती है, उसके क्लर्क के पोजीशन में होती है, या फिर उसके सर्वेंट के पोजीशन में होती है। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये सेक्शन 27 में दी गई है, ठीक है, सेक्शन 27। तो आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 27 में ये बात बताई गई है कि कब कब व्यक्ति की प्रॉपर्टी मानी उसके पोजीशन में ना होते हुए भी मानी जाती है कि उसके पोजीशन में है, ठीक। अब इसके बाद बात आती है द वर्ड ईयर और मंथ की। ये जो ईयर और मंथ हैं ये आपको कई जगह पे इस आईपीसी में आगे जो फर्दर सेक्शंस हैं उनमें मिलेंगे कि ईयर और मंथ बहुत यूज़ हुआ है। अब ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये जो ईयर और मंथ है वो किस टाइप के कैलेंडर से एसोसिएटेड है? जूलियन कैलेंडर से, हिंदू कैलेंडर से, ब्रिटिश कैलेंडर से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए
आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है या मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटिश कैलेंडर ही फॉलो होता है, ठीक है, जूलियन फॉलो नहीं होता। हिंदू कैलेंडर गवर्नमेंट फॉलो करती है कुछ कुछ छुट्टियां बताने के लिए, जैसे मान लीजिए जो त्यौहार होते हैं जो कि हिंदू तिथि के अनुसार होते हैं, तो उनकी छुट्टियां बताने के लिए हिंदू कैलेंडर फॉलो करती है। बट बेसिकली जो लॉ में फॉलो होता है वो ब्रिटिश कैलेंडर फॉलो होता है, जब लॉ अप्लाई होता है तो इसलिए जो ईयर और मंथ है वो ब्रिटिश कैलेंडर माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। फिर हम बात करते हैं वर्ड एनिमल की। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन से एसोसिएटेड नहीं है, बट क्या होता है कि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग कैसी है एक्ट को लेकर, इस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए इसको मैं बता देती हूँ कि वर्ड एनिमल डिनोट्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, मैमल्स ओनली, एम्फीबियंस ओनली। अब देखिए मैमल्स तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जानवर मैमल्स के अलावा भी होते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे जानवर मैमल्स ही हों। फिर होती है बात एम्फीबियंस की। तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो जल और थल दोनों पे रहने वाले होते हैं। तो हो सकता है कुछ जानवर जल पे रहते हो, कुछ हो सकता है थल पे रहते हो, ज़रूरी नहीं है कि जल और थल दोनों वाले ही सिर्फ जानवर हों, ठीक है। केवल जल पे रहने वाले भी जानवर हो सकते हैं, केवल थल पे रहने वाले भी जानवर हो सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब अगर हम एनी लिविंग क्रिएचर करेंगे तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप सोचो ना, इसमें ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे क्योंकि लिविंग क्रिएचर तो ह्यूमन बीइंग भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। तो ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हम यहाँ पे टिक करेंगे, दिस इज द राइट आंसर, कि ह्यूमन बीइंग को छोड़कर जितने भी लिविंग क्रिएचर है वो सारे एनिमल हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इंजरी। इंजरी जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये जान लेना है कि इंजरी सेक्शन 44 में डिफाइन है। किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 44 में डिफाइंड है। दूसरी बात क्या दी हुई है कि जो इंजरी है वो क्या चीज़ें डिनोट करती है, ठीक है। इंजरी यानी कि किस चीज़ को हम इंजरी मानेंगे बेसिकली। तो देखिए फिजिकल इंजरी, सिर्फ फिजिकल इंजरी तो इंजरी नहीं हो सकती, सिर्फ मेंटल इंजरी भी नहीं हो सकती, मॉनिटरी लॉस भी सिर्फ इंजरी नहीं हो सकता। इंजरी ब्रॉड डेफिनेशन में दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि किसी भी एक्ट में जब आप बात करते हो इंजरी की तो आप मेंटल फिजिकल सारी इंजरी इंक्लूड करते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो क्या है? एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉस्ट। पहली बात तो वो इलीगली होना चाहिए, ठीक है, इलीगली कॉज किया गया हो, किसी व्यक्ति को इलीगली गैर कानूनी तौर से वो नुकसान पहुंचाया गया हो। और दूसरी बात उस व्यक्ति को ही नहीं, उस व्यक्ति की या तो बॉडी को बचाया हो या उस व्यक्ति को माइंड को, यानी फिजिकल मेंटल सब इंक्लूड करेंगे, ठीक है, प्लस प्रॉपर्टी यानी मॉनिटरी लॉस भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ रेपुटेशन, दिस इज द कीवर्ड, रेपुटेशन को भी पहुंचाया हो वो भी इंजरी में आएगा। तो इससे मान लीजिए कि कभी आपको ये 3 ऑप्शन दिए हो, बॉडी माइंड और प्रॉपर्टी दिया हो और रेपुटेशन भी साथ में एक अटैच्ड ऑप्शन दिया हो, तो आप और उसके अलावा ऑल ऑफ द एबव दिया हो तो आप ऑल ऑफ द एबव पे टिक करेंगे क्योंकि रेपुटेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आपको बॉडी माइंड प्रॉपर्टी तो जनरली याद रहता है, रेपुटेशन लोग भूल जाते हैं, तो रेपुटेशन भी याद रखना है, ठीक है। अभी तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस की। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जज किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो जज की डेफिनेशन दी है 19 में, तो बस आपको वैसे ही याद कर लेना है। जज, अब कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके जस्ट बाद दिया होगा भाई, जब जज उन्होंने 19 में बताया है तो कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में बताएंगे, सेक्शन 20 इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे ही याद करना है, जज 19 में दिया है, कोर्ट ऑफ जस्टिस 20 में दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर। अब देखिए यहाँ पे ना अब जो नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं वो पब्लिक सर्वेंट की बात करेंगे कि कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। अब देखिए मैंने इसीलिए सारे क्वेश्चंस लाइन से रखे हैं, इसके बाद मैंने ये कोर्ट ऑफ जस्टिस के जस्ट बाद मैंने पब्लिक सर्वेंट का क्वेश्चन क्यों डाला है, उसका रीज़न है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि पब्लिक सर्वेंट किस सेक्शन में दिया हुआ है। पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनीशन है वो दी गई है सेक्शन 21 में। तो भाई आपका जज हो गया 19 में जज, फिर आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया 20 में, फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद आपके आते हैं पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक ड्यूटी निभाते हैं, वो हो गया 21 में, ठीक है। तो लाइन से जज 19 में, कोर्ट ऑफ जस्टिस 20 में, फिर पब्लिक ड्यूटी निभाने वाले 21 में। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो देखिए एक पब्लिक सर्वेंट की एक बेसिक डेफिनेशन होती है, देखिए उसमें 6-7 क्लॉज हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपके कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व कर दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि 6-7 क्लॉजेज हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, जस्ट रीड इट, आपको समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो आई एम देयर फॉर यू। अभी जो पब्लिक सर्वेंट की हम बात करेंगे
तो ये देखिए, बस आपको एक जो मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट बात पब्लिक सर्वेंट में ध्यान रखनी है कि देखिए, पब्लिक सर्वेंट हर वो इंसान हो सकता है जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन इट मस्ट बी पेड बाय द गवर्नमेंट। उसका जो रेम्यूनरेशन है, उसकी जो सैलरी है, वो गवर्नमेंट पेड होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, म्यूनसिपल कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है? तो देखिए, म्यूनसिपल कमिश्नर पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है, उसको गवर्नमेंट पे करती है, तो ये पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है, प्लस इसकी सैलरी गवर्नमेंट देती है, तो ये पब्लिक सर्वेंट होगा। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, ये भी होगा क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। फिर एम्प्लॉय ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, अब जैसे ही नेशनलाइज लग गया तो मतलब कि गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, प्राइवेट बैंक नहीं है, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट हो गया। फिर सर्वेयर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, अब जो इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर होते हैं वो कमीशन बेस्ड होते हैं। उन इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट ही होती है मोस्टली, LIC को छोड़ के। तो ये जो है ये यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो ऑप्शन है ये सही हो गया। तो यानी कि पब्लिक सर्वेंट कौन नहीं है? इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर, और वो प्लस वो कोई पब्लिक ड्यूटी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। इंश्योरेंस करना इज़ नॉट अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ आपको जो इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो ऑप्शन है ना चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मान लीजिए इसकी जगह MLA दिया होता तो क्या सही होता ये? तो भाई MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, या फिर MP दिया होता तो MP भी पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। क्यों? उसका मैं रीज़न बताती हूँ। MLA और जो MP होते हैं वो पब्लिक ड्यूटी तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर उनकी सैलरी गवर्नमेंट नहीं दे रही होती। अब जैसे जो आपका एक केस था, आपको याद होगा, काफ़ी फेमस केस है, AR अंतुले वर्सेस RS नायक का केस, RS नायक। ठीक है, इस केस में ये बात बहुत क्लियरली बोली गई थी कि चीफ मिनिस्टर जो होगा वो एज अ चीफ मिनिस्टर तो पब्लिक सर्वेंट है, बट एज अ MLA, एज एन MLA ही इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। क्यों? क्योंकि MLAs जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ के भी होते हैं। MLAs को गवर्नमेंट पे नहीं कर रही होती, पर चीफ मिनिस्टर को जो सैलरी मिल रही होती है वो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल रही होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट बेयर कर रही होती है वो सैलरी। तो ये हो गया। ठीक, इसलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये उसमें पहली बात तो मैन की बात की गई है। तो पहले तो आप ये जान लो कि मैन की डेफिनेशन कहाँ दी है। मैन की डेफिनेशन दी है सेक्शन 10 में। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है कि मैन जो IPC में रेफ़र किया गया है वो कौन से एज का है। मतलब मैन का मतलब तो है मेल ह्यूमन बीइंग, बट ऑफ विच एज ये पूछा है। तो सेक्शन 10 में मैन की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें बोला गया है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ विच एज, एनी एज। ये बात क्लियरली लिखी हुई है, ऑफ एनी एज, यानी कि कोई एज डिफाइन नहीं है। जहाँ जहाँ पे मैन आया है वहाँ पे आप किसी भी एज के व्यक्ति को मैन मानोगे। हाँ, जहाँ पे एज को एक्सेप्शन के तौर पे देना है वो मैंने कल के वीडियो में कल या परसों मैंने जो वीडियो डाला था जनरल एक्सेप्शंस का, उसमें मैंने ये बात क्लियरली बताई है कि भाई 82 और 83 सेक्शन में कि जो 7 ईयर से नीचे वाले इन्फेंट्स उनको माना जाता है और वो एक्सेप्शन में आते हैं। उन मतलब उनके द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं माना जाता है, तो इसलिए उनको वहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जनरल डेफिनेशन में कोई भी एज डिसाइड नहीं है, एनी एज। ठीक है, अच्छा एक बात और, अब आप पूछोगे कि विमेन की डेफिनेशन कहाँ दी है, तो भाई आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैन और विमेन की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन सेक्शन 10 में दी गई है। एंड दोनों के साथ ही ये चीज़ है कि ऑफ एनी एज, तो कभी मैन की जगह वुमेन आ जाए कि विमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ विच एज, एनी एज। ठीक है, और सेक्शन 10 में ही दी गई है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी IPC के किस सेक्शन में डिफाइन है? तो आप ये समझ लो पहले कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच ना हो परमानेंटली। परमानेंटली इज़ द कीवर्ड है, परमानेंटली नहीं अटैच होनी चाहिए अर्थ से। ऐसी चीज़ हो जो कि अर्थ से अलग की जा सके, या फिर किसी ऐसी चीज़ से नहीं अटैच होनी चाहिए जो कि अर्थ से परमानेंटली अटैच्ड है। मान लीजिए कोई एक ए चीज़ है जो कि अर्थ से परमानेंटली अटैच्ड है। ठीक है, ज़मीन से अटैच्ड है। अब इस ए चीज़ से कोई बी चीज़ है जो कि परमानेंटली अटैच है, ये भी परमानेंटली, ये भी परमानेंटली। तो अब आप ये देखो ना, जब ये परमानेंटली अटैच हो गई इस चीज़ से और ये अर्थ से अटैच है, तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो चीज़ मूव नहीं की जा सकती है, परमानेंटली अटैच्ड है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। उसको छोड़कर बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। तो अब देखिए, हमने 21 तक पढ़ा था, सेक्शन 21 तक मैंने आपको बताया था 21 इज़ पब्लिक सर्वेंट। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ फटाक से, फटाफट से। देखिए, सेक्शन 19
सेक्शन 19 इज जज, ठीक है, जज। फिर सेक्शन 20 कोर्ट, सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, और सेक्शन 22 इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, तो मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा सेक्शन 22 में। 22 जो है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको याद हो जाएगा लाइन से। अब इसीलिए मैंने इसके तुरंत बाद रॉन्गफुल गेन्स दिया है। रॉन्गफुल गेन्स का जो सेक्शन है वो 23 है। ठीक, तो आपका 19 में जज हो गया, 20 में आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, 21 में पब्लिक सर्वेंट हो गया, 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, और रॉन्गफुल गेन 23 में। ठीक, तो अब आपको याद हो गया ये सारे सेक्शंस लाइन से हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको बता देती हूँ कि रॉन्गफुल गेन बेसिकली होता क्या है, रॉन्गफुल गेन कैसे डिफाइन कर। हाँ, तो ये जो आपका रॉन्गफुल गेन है वो क्या होता है, आपको ये पता चल गया सेक्शन 23 में है। अब क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, जो रॉन्गफुल गेन है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको ये बाकी सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करने की बजाय पहले हम सही ऑप्शन देखते हैं। रॉन्गफुल गेन होता है कोई भी ऐसा गेन जो कि अनलॉफुल मीन से हो रहा हो, यानी कि कोई भी ऐसा फ़ायदा या कोई भी ऐसा लाभ जो कि गैर कानूनी तरीके से हो रहा हो प्रॉपर्टी का। और वो लाभ किस चीज़ का हो, प्रॉपर्टी का, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी का लाभ हो जो कि गैर कानूनी तरीके से हो रहा हो, और टू विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड, यानी कि और जिस पर्सन को हो रहा हो वो उसका लीगली एंटाइटल्ड ना हो। लीगली यानी कानूनी तौर पे वो उसका अधिकार ना हो, कानूनी तौर पे वो उसको एंटाइटल्ड ना हो उस चीज़, उस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी का लाभ जो कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हो रहा हो, और जिस प्रॉपर्टी के लिए वो कानूनी तौर पर अधिकृत नहीं है या कानूनी तौर पर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो चीज़, वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली वो ये है, नॉट लीगली एंटाइटल्ड। लीगल इज़ द कीवर्ड। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, लॉफुल मीन्स एक तो दिया हुआ है, तो अनलॉफुल, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक तो अनलॉफुल मीन्स होना चाहिए, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से। और दूसरा बाकी सारे ऑप्शन, दूसरा इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इज़ नॉट एंटाइटल्ड दिया हुआ है, लीगली गायब है, तो आपको ध्यान रखना है नॉट लीगली एंटाइटल्ड होगा। फिर थर्ड ऑप्शन में भी यही प्रॉब्लम है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, अनलॉफुल मीन्स तो दिया है बट इन्होंने भी इज़ नॉट एंटाइटल्ड दे दिया है, लीगली हटा दिया है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि अनलॉफुल मीन्स प्लस नॉट लीगली एंटाइटल्ड, ऐसा लाभ। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ। देखिए, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 19 में जज दिया हुआ है, 20 में आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है, 21 में पब्लिक सर्वेंट है, 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी है, 23 में रॉन्गफुल गेन्स है, एंड 24 में डिसऑनेस्टली। देखिए, जब आप रॉन्गफुल गेन करेंगे किसी को तो जाहिर सी बात है कि आप, बहुत जाहिर सी बात है कि आप डिसऑनेस्टली करेंगे। रॉन्गफुल गेन पहुंचाने का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से आप कार्य नहीं कर रहे हैं तभी तो किसी को गलत लाभ पहुंचा रहे हैं, तो इसीलिए डिसऑनेस्टली इन्होंने तुरंत बात दे दिया। ठीक है, 23 के बाद 23 में रॉन्गफुल गेन है, तो इसी से आपको याद रखना है कि 24 में डिसऑनेस्टली है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी इसके बाद जो कि इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, डिसऑनेस्टली आपका सेक्शन 24 में दिया हुआ है, तो डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन जो इन्होंने दिया है वो दिया है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन। दूसरा दिया है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। फिर तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो है with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। तो देखिए भाई, ये जो 2 ऑप्शन है ना ये अधूरे हैं, इसलिए गलत है, क्योंकि wrongful gain आप कभी किसी व्यक्ति को कॉज करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को गलत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये भी तो सोचिए कि आप अगर एक व्यक्ति को गलत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो किसी और का नुकसान करके ही पहुंचा रहे होंगे, बहुत जाहिर सी बात है। या फिर अगर आप किसी एक व्यक्ति को गलत फ़ायदा पहुंचाना गलत है तो किसी व्यक्ति का गलत नुकसान करना भी तो उतना ही इक्वली गलत है। तो इसलिए डिसऑनेस्टली दोनों चीज़ों से एसोसिएटेड है। आपके पास इंटेंशन होगी रॉन्गफुल गेन करने की, किसी को रॉन्गफुल गेन गलत फ़ायदा पहुंचाने की, तो वो भी डिसऑनेस्टली में आएगा। और रॉन्गफुल लॉस, किसी को का नुकसान करना दूसरे पर्सन का गलत तरीके से, वो भी डिसऑनेस्टली में कवर होगा। तो सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली दिया हुआ है जिसमें ये दोनों चीज़ें कवर होंगी, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए 24 तक तो आपने पढ़ लिया, 25 में हमने यहाँ पे 25 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है और पूछा भी नहीं गया है, पर फिर भी मैं आपको 25 बता देती हूँ इसलिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए।
मैं बताती हूँ। 24 तक तो आपको पता चल गया कि भाई 23 में रॉन्गफुल गेन है, और रॉन्गफुल गेन के जस्ट बाद, क्योंकि गलत काम हो रहा है, गलत लाभ हो रहा है, तो डिसऑनेस्टली हो रहा होगा, और चूंकि डिसऑनेस्टली हो रहा है तो इसका मतलब फ्रॉड कमिट हो रहा होगा। तो डिसऑनेस्टली के बाद यहाँ पे फ्रॉड्यूलेंटली, फ्रॉड्यूलेंटली जो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, वो सेक्शन 25 में डिफाइंड है। तो 23 में रॉन्गफुल गेन है, 24 में डिसऑनेस्टली आपने रॉन्गफुल गेन किया, किसी को गलत लाभ पहुंचाया, और फिर 25 में आपने धोखाधड़ी की। ठीक, अब आपको याद हो गया, तो ये सेक्शंस लाइन से याद हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको करेक्टली बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन करेक्टली मैच है अपने जो उनके उस सेक्शन के आगे जो वर्ड दिया हुआ है डेफिनेशन का, तो कौन सा सही क्या कहते हैं डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि सही वर्ड दिया हुआ है कि किस सेक्शन में किस वर्ड की डेफिनेशन दी हुई है, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए जो गलत ऑप्शन है ना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके 4 और सेक्शन तैयार हो जाएंगे। तब देखिए काउंटरफिट जो है वो सेक्शन 28 में दिया गया है, तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ भाई ये सही ऑप्शन है, यही करेक्टली मैच्ड है, बाकी ये जो है ना ये गलत दिए हुए हैं। अब इनके सही क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो काउंटरफिट का मतलब आप जान लो कि काउंटरफिट सेक्शन 28 में दिया हुआ है। काउंटरफिट का मतलब होता है, देखिए फ्रॉडुलेंटली और इन सब की बात हो रही है ना, तो इसीलिए 25 के बाद लाइन से दिया हुआ है, 28 में काउंटरफिट दिया हुआ है। काउंटरफिट का मतलब है आप डुप्लीकेसी कर रहे हो किसी को ना, कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कॉपी बना के और आप ओरिजिनल बोल के बेच रहे हो, ठीक है, तो वो काउंटरफिटिंग हो गया। मतलब बेसिकली कोई कॉपीड चीज़ बनाना ओरिजिनल की नकल करते हुए, दैट इज़ काउंटरफिटिंग। तो करेंसी के लोग करते हैं, नकली करेंसी बनाते हैं। तो सेक्शन 28 में काउंटरफिटिंग दी हुई है, ठीक है। 25 में धोखाधड़ी, और धोखाधड़ी के बाद 2 सेक्शन छोड़ के 28 में ये है। अभी अब देखो ये जो है सेक्शन 29, ठीक है, इसमें अब ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ये सेक्शन 30 में दी हुई है, ये क्रॉस हो गया है, और जो डॉक्यूमेंट हैं वो सेक्शन 29 में दिए हुए हैं। तो आपका 28 में तो काउंटरफिट हो गया, 29 में आपका डॉक्यूमेंट हो गया, और 30 में जो है आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया। अब एक चीज़ और बता दूँ, जो डॉक्यूमेंट होता है, जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है वो भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही होता है। तो इसीलिए पहले आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन उन्होंने बताई है 29 में, और फिर 30 में बताया कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है। अब 31 में आप पूछोगे क्या होता है, तो ये जो ऑमिशन है वो 31 में नहीं होता, 31 में होता है आपका विल। विल का मतलब है, आपको पता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट ऐसा क्रिएट करते हो जिसमें कि आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह किसको दे के जाना चाहते हो, या आपकी क्या इच्छाएं हैं वो आप लिख के जाते हो, तो वो विल होता है, ठीक है। तो 31 में विल दिया हुआ है, तो 28 में काउंटरफिट, 29 में डॉक्यूमेंट, 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और 31 में विल दिया हुआ है। अब आप पूछोगे ऑमिशन किस में दिया हुआ है और ऑमिशन का मतलब क्या है, तो भाई मैं आपको बता दूं, ऑमिशन का मतलब है हिंदी में लोप, ठीक है, जिसे हम लोप कहते हैं, लोपावली या लोप। तो ये जो लोप की डेफिनेशन है वो पहली बात तो मैं बता दूं एक्ट के साथ दी गई है, यानी कि कार्य के साथ। कार्य और लोप की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एक साथ दी हुई है, यानी एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन एक साथ दी हुई है। और ये जो एक्ट और ओमिशन है ये दिया हुआ है आपका सेक्शन 33 में। तो 28 में काउंटरफिट, डॉक्यूमेंट 29 में, वैल्यूएबल सिक्योरिटी 30 में, 31 में विल, और 33 में ओमिशन और एक्ट प्लस एक्ट, ठीक है, ओमिशन प्लस एक्ट, ठीक है। अब आपको याद हो गया। अब देखिए इसीलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिया एक्ट। एक्ट क्या होता है, ये एक्ट किस चीज़ को डिनोट करता है, तो देखिए एक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए एक सीरीज ऑफ एक्ट का, एक सिंगल एक्ट का, एक नाइदर सीरीज नॉर सिंगल एक्ट, और एक है सीरीज एज वेल एज सिंगल एक्ट। तो किसी भी एक्ट में या किसी भी ओमिशन में, किसी भी कार्य में या किसी भी लोप में कार्यावली और लोपावली दोनों शामिल होंगे। सीरीज का मतलब होता है कार्यावली, यानी लगातार कई सारे कार्य एक साथ मिला दिए जाएं, और सिंगल एक्ट दोनों। तो एक्ट की डेफिनेशन जहाँ पे दी हुई है, जहाँ पे एक्ट यूज़ हुआ है, वहाँ पे सिंगल एक्ट भी हो सकता है और सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है, दोनों माने जाएंगे, कार्यावली भी मानी जाएगी और एक सिंगल अकेला कार्य भी माना जाएगा। उसी तरह ऑप्शन में भी कई सारे ओमिशन में भी कई सारी लोपावली, यानी कि कई सारे लोप आपने किए हों लगातार, और या फिर कोई एक सिंगल, एक अकेला इकलौता लोप, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखिए मैंने इसीलिए आपको सही उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 31 में विल है और ओमिशन 33 में है, ठीक है, अलग से भी लिख दिया है ताकि आपको भूले ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का है, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भाई आईपीसी में किस सेक्शन में दिया हुआ है।
तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, बस वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड होता है, डिजिटल फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है कोई भी लेटर, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो कि पीस ऑफ पेपर पे हो, रिटन में हो। ठीक है, रिटन में आपके पास हो तो वो डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रिटन में ही होता है या फिर कभी कभी ऑडियो के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है बेसिकली ये इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आप ये जान, और डॉक्यूमेंट आपको पता है कि सेक्शन 29 में है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक, और जब आईपीसी बना था तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसी चीज़ तो थी नहीं। आईपीसी तो 1860 में बन गया, तब तो कुछ था इस तरीके का चलता नहीं था, जो भी होता था वो हैंड रिटन होता था। तो तब तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन थी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन जाहिर सी बात है कि जब कंप्यूटराइजेशन हुआ उसके बाद आई होगी। तो ये डेफिनेशन आई है जब आईटी एक्ट इंडिया में फॉर्म हुआ ना 2000 में, तब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आईटी एक्ट में आया। तो उसकी वजह से आईपीसी में भी अमेंडमेंट हुआ। तो जब अमेंडमेंट हुआ 2000 में तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन शामिल कर दी गई। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्ट की डेफिनेशन किस अमेंडमेंट से शामिल हुई है? एक्ट ऑफ 2000 के ज़रिए शामिल हुई है। दूसरा, चूंकि ये डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है तो अलग से कोई सेक्शन ना डाल के 29A एक सेक्शन बना दिया गया कैपिटल ए के साथ 29A, और उसमें डाल दिया क्योंकि 29 में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है तो उन्होंने 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डाल दिया। अब इससे क्या है कि ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको याद रहे, अब आपको ये भूलेगा नहीं कि भाई 29 में डॉक्यूमेंट और 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। फिर अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी मैंने आपको बताया कि भाई 30 में दी हुई है। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट? जो कि आप किसी भी तरीके की राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करे। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो या तो राइट्स क्रिएट करे या फिर लाइबिलिटी क्रिएट करे। ठीक है, यानी कि कहीं से भी उसमें आपको कुछ पैसे या मॉनेटरी कुछ भी इस तरीके की बात हो रही हो, या फिर कोई भी आपका राइट, एक जनरल राइट क्रिएट हो रहा हो, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये पता चल रहा हो कि भाई हाँ आपका इस जगह पे राइट है या आपकी इस जगह पर ये लाइबिलिटी है। तो अब देखो रेंट नोट जो होता है तो ऑब्वियसली उसमें जो जिसको आपको रेंट देना है ओनर को, उसका राइट होगा, आपकी लाइबिलिटी होगी। प्रॉमिसरी नोट में ऑब्वियसली जब आप प्रॉमिस कर रहे हो, कुछ एक अमाउंट प्रॉमिस कर रहे होगे, कोई चीज़ प्रॉमिस कर रहे होगे, तो वो प्रॉमिसरी नोट आपकी लाइबिलिटी हो गई। डीड ऑफ डिवोर्स, उसमें भी राइट्स होते हैं दोनों पार्टीज़ के। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। पर पोस्टल रिसिप्ट इज जस्ट अ रिसिप्ट कि भाई आपने एक पार्सल, इंश्योर्ड पार्सल आपने दिया है, भेजा है, तो वो उसकी रिसिप्ट हो गई। तो वो वहाँ पे कोई राइट नहीं क्रिएट हुआ, बस आपको एक वो दे दिया गया इस बात की प्रूफ के लिए। इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रूफ कि भाई हाँ आपने भेज दिया, पार्सल दे दिया। तो ये जो है ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होगी। तो पोस्टल रिसिप्ट जो होगी वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होगी, बाकी चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटी होंगी। फिर अब जो आगे के सेक्शंस हैं इनको देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब आगे के जो सेक्शंस हैं उनमें सिर्फ एक ही मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन इंटेंशन की बात हुई है, और ये सेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इससे 10-12 बार इससे क्वेश्चंस रिपीट भी बहुत होते हैं और एक साथ 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको मैंने मतलब चुना है, और कुछ क्वेश्चंस एक दो मैंने अपने मन से भी बनाए हैं ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो पहले तो आप ये जान लो कि जो कॉमन इंटेंशन है वो सेक्शन 34 में दिया हुआ है। ठीक है, 34 कॉमन इंटेंशन होती क्या है? कॉमन इंटेंशन का मतलब है समान भावना। समान भावना यानी कि किसी भी कार्य को करने के प्रति समान भावना। अब समान भावना से यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए 34 के अंतर्गत समान भावना का क्या मतलब है? सेम इंटेंशन? नहीं, ये मतलब नहीं है। सिमिलर इंटेंशन? नहीं। ऐसी इंटेंशन जो कि जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग कोई एक कार्य कमिट करने जा रहे हैं, कोई एक एक्ट, क्रिमिनल एक्ट कमिट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं और मेरी फ्रेंड है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक शॉप में रॉबरी करें। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसा हम लोग चाहते नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक शॉप में रॉबरी करें, बट हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से इंटेंशन बताई नहीं है, शेयर नहीं की है, और हम लोग एक ही टाइम पे एक ही जगह पे एक ही शॉप पे चले जाते हैं रॉबरी करने। तो वहाँ पे क्या हो गई इंटेंशन, तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन फॉर्म नहीं हुई। पर अगर हम एक दूसरे की इंटेंशन जानते हैं और जानने के साथ साथ हमने बताई भी है, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि आप सामने वाले की इंटेंशन जानते हो, आपको पता है ये भी वही चाहती है और मैं भी वही चाहती हूँ, बट आपने शेयर नहीं की है, तो भी कॉमन इंटेंशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि शेयर करना इंपॉर्टेंट है। शेयर करोगे तभी तो वो कॉमन होगी, वरना कॉमन कहाँ से होगी? तो इसलिए कॉमन इंटेंशन का मतलब है, समान भावना का मतलब है कि एक दूसरे की भावना आपको पता हो। कोई भी जो जितने भी पर्सन हैं जो कि कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट कर रहे हैं, उन्होंने वो भावना
उनको वो एक दूसरे की भावनाएं पता हो और शेयर की हो, वो क्रिमिनल इंटेंट जो होती है, जो क्रिमिनल भावना है, जो आपराधिक भावना है, वो पता हो एक दूसरे की और शेयर की हो, तब वो कॉमन इंटेंशन बनेगी। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, क्यों कॉमन इंटेंशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, अब ये डी ऑप्शन क्यों गलत है, इविल इंटेंशन विद द सिमिलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सेक्शन 34 ये नहीं कहता कि कॉमन ऑब्जेक्ट हो, वो कहता है कॉमन इंटेंशन हो। कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी चुराना चाहता है, उसका एक दोस्त है, वो भी उस ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी चुराना चाहता है, पर उसका दोस्त चाहता है कि वो ज्वेलरी बेच दे, ठीक है, और वो व्यक्ति चाहता है कि वो उस ज्वेलरी को इस्तेमाल में लाएगा, पहनेगा, यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये जो चीज़ें, तो यहाँ पे क्या है, उद्देश्य अलग अलग हैं दोनों के, पर इंटेंशन सेम है, चुराना, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पे सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली बात सही नहीं हो सकती, इसलिए कॉमन इंटेंशन का मतलब होगा कि इंटेंशन विच इज़ नोन एंड शेयर्ड इज नेसेसरी बाय ईच पर्सन कमिटिंग क्रिमिनल एक्ट। जो लोग क्रिमिनल एक्ट कमिट कर रहे हो उनकी इंटेंशन नोन हो और शेयर्ड हो। अब जो नेक्स्ट है वो आता है, ये जो सेक्शन 34 है ना, इसमें एक फ्रेज दी गई है, वो फ्रेज क्या है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सबकी समान भावना को आगे बढ़ाने के लिए, सबकी जो समान भावनाएं हैं, सबकी जो कॉमन इंटेंशन है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो फ्रेज है, क्या ये ओरिजिनल ड्राफ्ट में थी या ये थी ही नहीं, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके, एक तो इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट, फिर दो ऑप्शन है इसमें बताया गया कि अमेंडिंग एक्ट से शामिल हुई है, एक 1870 के, एक 1986 के, और एक ऑप्शन कह रहा है कि थी ही नहीं। तो देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये फ्रेज थी ही नहीं, थी तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ओरिजिनल ड्राफ्ट में थी कि नहीं थी ये क्वेश्चन है, तो ओरिजिनल ड्राफ्ट में तो भाई नहीं थी, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। किस एक्ट से आई, अब मैं आपको बता देती हूँ, 1870 के एक्ट से आई, ठीक है। 1870 में जब अमेंडमेंट हुआ तब ये फ्रेज डाली गई, ठीक है, 1870, तो बी ऑप्शन इज राइट। अब कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए सिमिलर इंटेंशन आपको पहले ही वाले क्वेश्चन में पता चल गया कि भाई नहीं होती, लेकिन मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में एक बात बताई कि शेयर्ड होनी चाहिए। तो शेयर्ड का मतलब क्या होता है, आपने प्री प्लानिंग की होगी, भाई शेयर करने का मतलब है कि आपने पहले ही एक दूसरे से बताया होगा। आप ऑन द स्पॉट भी शेयर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी एक केस है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑन द स्पॉट शेयर करने का मतलब है कि ये नहीं कि एक्ट कमिट करने के बाद शेयर किया, जैसे मान लीजिए आप एक्ट करने पहुंचे, ये मैटर नहीं करता आपने 2 मिनट पहले शेयर किया, आपने आधे घंटे पहले शेयर किया, आपने 2 महीने पहले से आप प्लान कर रहे हो, पर प्री प्लान होना चाहिए, चाहे वो 2 ही मिनट पहले प्लान किया हो चाहे 2 महीने पहले, तो प्री अरेंज प्लान। तो कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है प्री अरेंज प्लान, नॉट बोथ, सिमिलर इंटेंशन नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शन 34 क्या ये एक अलग से ऑफेंस है या फिर ये रूल ऑफ एविडेंस है या फिर ये दोनों है। तो भाई देखिए, ये ऑफेंस तो नहीं है, क्यों नहीं है ये भी मैं बता देती हूँ, इसलिए ये नहीं है ऑफेंस। आप एक बात बताओ, इंटेंशन रखना क्राइम होता है क्या, जैसे मान लो आपकी किसी के प्रति बुरी इंटेंशन है, दैट इज़ नॉट अ क्राइम। आप इंटेंशन कुछ भी रख सकते हो आपके मन में, जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से वो कार्य कमिट ना करो। और प्रत्यक्ष रूप से जब आप कमिट कर रहे हो तो कॉमन इंटेंशन कब बनेगी, जब आपने शेयरिंग की हो। तो शेयरिंग से क्या, शेयरिंग से कुछ भी मतलब शेयरिंग बेसिकली कोई एक्ट नहीं है। जैसे मान लो आपने किसी से बताया, ठीक है, कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह पे जाके चोरी करूँ या मैं इस व्यक्ति का मर्डर करना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति ने बताया कि भाई मैं भी सेम व्यक्ति का मर्डर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने एक्ट कोई कमिट नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं हुआ है, पर आपने एक एविडेंस क्रिएट कर दिया, तो इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस, नॉट अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड अंडर आईपीसी 1860। तो इनमें से कौन सी चीज़ वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल क्रिएट कर रही है। तो देखिए, मैं आपको पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि भाई जो सेक्शन 34 है ना और सेक्शन 149, ये दोनों सिमिलर सेक्शन है, मतलब ये दोनों एक जैसी बात करते हैं। ये भी कॉमन इंटेंशन की बात करता है और ये भी कॉमन इंटेंशन की बात करता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सेक्शन 149 है, मतलब ये भी कहता है कि कई सारे लोग मिलकर एक एक्ट कमिट कर रहे हैं और उन लोगों को आपस में उस एक्ट के बारे में पता हो, प्री प्लानिंग हो। और सेक्शन 34 भी सेम चीज़ कहता है, बस 49 में पता है कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि उनका उद्देश्य सेम होता है। जो मैंने बताया ना कि 34 में ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कॉमन हो, पर 149 में ना सेम उद्देश्य के साथ काम कर रहे होते हैं। तो यही दोनों सेक्शन जो हैं वो वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व करते हैं, क्रिमिनल वाइकेरियस लाइबिलिटी का। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ना जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल आता है दोनों में,
34 में, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन में ना ये बात है कि मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे दो लोग या दो से अधिक लोग मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कम रिस्पॉन्सिबल होगा, एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। बट क्या है कि जैसे इसको आप इस तरीके से समझिए कि दो लोगों ने मर्डर की प्लानिंग की, ठीक है, और एक ने जाके ज़्यादा बार चाकू मारा और एक ने कम बार मारा। तो जिसने ज़्यादा बार मारा उसने ऐसी जगहों, क्रूशियल जगहों पे मारा कि उससे उस व्यक्ति की डेथ हो गई, फर्दर इंजरी हो गई, उस व्यक्ति की डेथ हो गई। पर जिसने कम बार मारा उसने बहुत घातक जगहों पे नहीं मारा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम लायबल होगा, वो भी इक्वली लायबल होगा, ठीक है। और वो उसके एक्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो उसका दोस्त है जिसने ज़्यादा बार चाकू मारा है, उसके भी एक्ट की जो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस व्यक्ति पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम आता है। तो सेक्शन 34 और 149 वाइकेरियस क्रिमिनल लाइबिलिटी पे वर्क करते हैं, ठीक है। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है आप दूसरे के एक्ट के लिए जिम्मेदार हो, अपने मतलब अपने जो ओनर होता है, मतलब सॉरी, जो आपका मास्टर है उसके एक्ट के लिए, या जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है उसके एक्ट के लिए जिम्मेदार हो। तो यहाँ पे आप अपने जो भी, जिसके साथ भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसके एक्ट के लिए भाई आप जिम्मेदार हो, ठीक है। समझ आ गई बात? तो इसमें बोथ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सॉरी, मैं गलती से इसमें क्या कहते हैं ये 34 मतलब इसमें मैं गलती से सी बी ऑप्शन लिख गई हूँ, उसमें सी सही होगा, ठीक है। फिर ये जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 34 एंड 149। तो भाई देखो, सेक्शन 34 पहला जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो कहा है कि एटलीस्ट 5% होने चाहिए सेक्शन 34 फॉर्म करने के लिए, और 149 में एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ठीक है। तो भाई ये बात गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि सेक्शन 34 में भी कम से कम मिनिमम जो पर्सन होने चाहिए वो 2 ही होने चाहिए। दोनों में दो लोग मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग के लिए 5 लोग लगे। तो ये गलत हो गया, ठीक है। एटलीस्ट 5% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा डिफरेंस उन्होंने बताया है कि 149 रूल ऑफ एविडेंस है और 34 स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है। तो आपको पता है कि नहीं, 34 स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, जबकि 149 स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है। तो ये भी गलत हो गया। 149 आप चिंता मत करो, मैं आपको आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना समझने के लिए जान लो। फिर 34 जो है वो एक्टिव, फिर सी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है कि सेक्शन 34 कहता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, और सेक्शन 149 क्या कहता है, मियर पैसिव मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो देखिए, सेक्शन 34 में आपको पता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, यानी कि आपने एक्टिवली प्लान किया हो, आपने सामने वाले से जाके बोला हो कि भाई हाँ मैं भी इसे मारना चाहता हूँ, तुम भी इसे मारना चाहते हो, चलो मर्डर की प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है क्योंकि आप शेयर कर रहे हो इंटेंशन। 149 में क्या है कि आपका एक गैर कानूनी, मान लो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, आप एक गैर कानूनी संस्था से बिलोंग करते हो और उस संस्था ने दंगे कर दिए। अब भले ही आप उस समय दंगों की प्लानिंग आपने ना की हो, ठीक है, लेकिन आप उस अनलॉफुल असेंबली, उस गैर कानूनी संस्था के, उस गैर कानूनी संगठन के मेंबर थे, तो यहाँ पे पैसिव इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये 149 कहता है। तो ये जो सी ऑप्शन है ना वो सही होगा, ठीक है। सेक्शन 34 के साथ जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि 149 में पैसिव क्या कहते हैं मेंबरशिप भी चलती है, और 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी का, वो क्या है कि सेक्शन 34 जो है उसको अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है कि क्राइम जो है वो कितने लोगों द्वारा किया जाए। एटलीस्ट 2 पर्सन, 5%, मोर देन 2, लेस देन 5, मोर देन 1। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई आपको पता है, सिंपल सी बात है भाई, 2 लोग मिलकर भी प्लानिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है 5 लोग चाहिए। तो एटलीस्ट 2% होने चाहिए बस, ठीक है, तभी कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो जाएगी। अब ये देखिए जो नेक्स्ट है ना वो केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आपने डायरेक्टली याद कर लेना है, इसमें आपको कुछ भी करना, हाँ जो केस मैं बताऊंगी वो अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो मेंस के पर्पज से अच्छा रहेगा, आपको उनके फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे। ऑल्दो मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी ना तो मैं ये सारे केसेस डिस्कस करूंगी, ये सारे केसेस आगे भी आएंगे तो उनमें आपको फैक्ट्स पता चल जाएंगे, बट फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं। तो जो पहला केस है वो ये बोलता है, इसमें क्या पूछा गया है कि कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड कौन सा केस है। तो भाई कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड ना ये केस है, ना ये केस है, ना ये। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ये आपको याद रखना है, इस केस को तो रट लीजिए, ये 3 से 4 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं, मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगी। तो भाई ये जो केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इसको याद कर लीजिए, ये कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड केस है और ये आगे भी कई बार आएगा, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड केस क्या हो गया, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। अब इंडस रिवर केस किसे कहते हैं,
तो भाई महबूब शाह एम्परर को ही कहते हैं, महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस को ही इंडस रिवर केस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ये बरेंद्र कुमार घोष, दुखमोचन पांडे, ये राम टहल, ये सारे केसेस इंडस रिवर केस के नाम से नहीं जाने जाते, महबूब शाह एम्परर जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन इज मेड। तो इसका जो आंसर है वो भी यही है, इसीलिए मैंने महबूब शाह वाले जो क्वेश्चन है ना एक साथ रखे हुए हैं। भाई कॉमन इंटेंशन का केस है, फिर इंडस रिवर केस भी इसे ही कहते हैं, और कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस भी इसी केस ने बताया था। जो मैंने आपको बोला ना पहले कि पहले क्वेश्चंस में कॉमन इंटेंशन के कि सिमिलर इंटेंशन नहीं होती, कॉमन इंटेंशन, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस है वो इसी केस में बताया गया था, महबूब शाह वर्सेस एम्परर में। ठीक है, फिर बात आती है कि 34 और 149 में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में 34 और 149 में डिफरेंस बताया गया, यानी सेक्शन 34 और 149 में जो डिफरेंस बताया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बताया है। तो उसके लिए देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नानक चंद का जो केस है, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डिफरेंस बताया गया है। यानी सेक्शन 34 और 149 का डिफरेंस आपको पता चल गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन और पैसिव पार्टिसिपेशन। ये डिफरेंस बताया किस में गया है, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया। ठीक, फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉर्ड समनर सेड दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। अब इसका मतलब मैं बता देती हूँ, इसका क्या मतलब है कि वो लोग जो खड़े होकर देखते हैं, दे स्टैंड एंड वेट करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप दो लोग मर्डर कमिट करने गए हैं और जो व्यक्ति क्या कहते हैं आप लोगों ने प्लानिंग की है और जो व्यक्ति आपका वेट कर रहा है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा उस मर्डर के लिए। ठीक है, तो दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, जो अपने साथी का वेट करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। उनको भी ये माना जाता है कि वो सर्व कर रहे हैं, वो एक्ट कमिट कर रहे हैं। ये किस केस में बताया गया था? देखिए नोटा का ऑप्शन का मतलब है नन ऑफ द अबव। तो ये बताया गया था बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर में। तो ये बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर भी कॉमन इंटेंशन का केस है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर तो है ही, उसमें जो 3 बातें बताई गई थी वो मैंने आपको बता दी। इंडस रिवर केस के नाम से जाना जाता है, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया था, और कॉमन इंटेंशन का केस है ये। 3 बातें बता दी। समनर ने ये बात किस में बोली थी, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, ये इन्होंने बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर में बोली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इन सर्टेन केसेस कॉमन इंटेंशन मे बी फॉर्म्ड ऑन द स्पॉट सडनली एंड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। उसका मतलब ये है कि ये जो समान भावना होती है, कॉमन इंटेंशन होती है, वो ऑन दी स्पॉट भी फॉर्म की जा सकती है अचानक से। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में ही कि भाई कॉमन इंटेंशन चाहे 2 मिनट पहले फॉर्म करो चाहे 2 महीने पहले, लेकिन बस पहले फॉर्म होनी चाहिए ऑन द स्पॉट। क्राइम कमिट करने से पहले फॉर्म होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट भी प्लान कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप वहाँ पहुंचे, आपका मन बदल गया, आपने कहा हाँ भाई मारो, तो भाई आपने मार दिया। ठीक, तो ये तो ऑन द स्पॉट भी फॉर्म हो सकती है, बस क्राइम कमिट करने से पहले हो। लेकिन ये जो क्राइम कमिट करने से पहले भी फॉर्म की जा सकती है, और इसका जो इन्फरेंस है कि क्या कहते हैं क्राइम कमिट करने से पहले फॉर्म की गई है, ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है, मतलब सॉरी केस टू केस डिपेंड करता है। इसके फैक्ट्स और केस, हर केस की अपनी एक पर्टिकुलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होती हैं, यूनिक सर्कमस्टांसेस होती हैं। तो जो केस की परिस्थिति है, केस के जो तथ्य हैं उन पर डिपेंड करेगा, और जो एक्यूज का आचरण है, कंडक्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बात किस केस में हेल्ड हुई थी? तो भाई ये बात जो है ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में हेल्ड हुई थी। तो देखिए आपको कॉमन इंटेंशन के 3 केस पता चले। एक महबूब शाह वर्सेस एम्परर पता चला, जिसमें आपको ये पता चला कि उसे इंडस रिवर केस भी कहते हैं, और कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया था उस केस में। दूसरा केस आपको पता चला जिसमें ये बोला गया था कि दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी गुनहगार होते हैं जो खड़े होकर अपने साथी का वेट करते हैं। तो ये बात किस में बोली गई थी? ये बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में बोली गई थी। फिर तीसरी बात कि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट फॉर्म की जा सकती है, ये बात बोली गई है ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। तो अब मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन ये बन जाए कि इन तीनों केस के नाम दे दे और इसके अलावा एक और चौथे केस का नाम दे दे और कह दे कि इनमें से कौन सा केस कॉमन इंटेंशन का केस नहीं है, तो आपको पता है कि ऋषिदेव पांडे भी कॉमन इंटेंशन का है, महबूब शाह भी कॉमन इंटेंशन का केस है, और बरेंद्र घोष भी कॉमन इंटेंशन का केस है। तो जो चौथा केस बचा वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए इससे। ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर, अब देखिए ऑफेंस किस सेक्शन में डिफाइन है, तो इसको तो आपको सीधे याद कर लेना है कि भाई ऑफेंस जो है सेक्शन 40 में डिफाइंड है। सेक्शन 40 इज द राइट आंसर। ऑफेंस कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 40 में। फिर आपकी बात आती है वर्ड गुड फेथ की, कि गुड फेथ कहाँ डिफाइंड है। तो गुड फेथ जो है वो सेक्शन 52 में डिफाइन है। देखिए ये जो लास्ट के 2 सेक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 और 52A।
ठीक है। तो जो गुड फेथ है, गुड फेथ का मतलब होता है कि आप कोई कार्य अच्छा समझ के करते हैं। मान लीजिए कि आपको ये विश्वास होता है, एक सद्भावना होती है, सद्भावना के साथ जो आप कार्य करते हैं वो होता है गुड फेथ। ठीक है। तो जो ये आगे आईपीसी के काफ़ी सारे सेक्शंस में ये गुड फेथ वर्ड यूज़ हुआ है। तो जो सेक्शन 52 है वो गुड फेथ डिफाइन करता है। फिर मैंने आगे इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी डाल दिया कि गुड फेथ का मतलब क्या होता है। तो भाई गुड फेथ का मतलब होता है कोई भी एक्ट जो कि ड्यू केयर और कॉशन से किया गया हो। कोई भी एक्ट जो कि आपने ड्यू केयर एंड कॉशन से किया, यानी कि जितनी भी रीजनेबल केयर आप ले सकते थे, जितनी भी रीजनेबल तरीके से आप ध्यान रख सकते थे, उतना रीजनेबल केयर लेते हुए, उतना रीजनेबल तरीके से ध्यान रखते हुए आपने वो कार्य सद्भावना के साथ किया है। ये मतलब होता है गुड फेथ का, जो कि 52 में दी गई है। अब 52A में क्या दिया गया है? तो भाई हार्बर, वर्ड इज़ हार्बर। हार्बर वर्ड दिया हुआ है, डिफाइंड है 52A में। इसका मतलब होता है कि आप देखिए, एक तो मैंने बताया कि आप प्री अरेंज्ड प्लान करते हो, कॉमन इंटेंशन 34। दूसरा होता है कि आप ना मदद करते हो किसी व्यक्ति की, जो क्राइम कमिट करके आया है ना, उसकी मदद करते हो। लेकिन आपको पहले से नहीं पता होता है कि वो क्राइम कमिट करके आया, आपने कॉमन इंटेंशन नहीं शेयर की होती है, बस आप उसको क्राइम छुपाने में उसकी मदद कर रहे हो। तो जैसा आपने सुना होगा, वो बोला जाता है कि क्राइम छुपाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पे ये बात की गई है, हार्बर। तो अगर आप किसी को शेल्टर दे रहे हो, सप्लाइंग अ पर्सन विद अ शेल्टर, तो वो मतलब हुआ कि आप हार्बर कर रहे हो। सप्लाइंग अ पर्सन मीन्स ऑफ कन्वेंस, अगर आप उसको भागने के लिए मान लो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो वो क्राइम करके आया और आपने उसको ट्रांसपोर्टेशन दे दिया कि भाई लो मेरी गाड़ी लो भाग जाओ, ये भी हार्बर में आएगा। असिस्टिंग अ पर्सन टू इवेड एप्रीहेंशन, ठीक है, किसी पर्सन को असिस्ट कर रहे हो, मदद कर रहे हो, ताकि वो अपना जैसे मान लो पुलिस को उस पर शक है, तो वो जो शक है उसको पुलिस के शक को दूर करने में कि हाँ भाई ये पर्सन गुनहगार है, पुलिस को शक है, तो आप पुलिस के मन से ये चीज़ हटा रहे हो कि नहीं भाई ये गुनहगार नहीं है, आप झूठी गवाही दे रहे हो, कुछ भी इस टाइप का। तो वो हो गया एवेड एप्रीहेंशन, तो वो चीज़ हार्बरिंग में आएगी। लेकिन प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस फैसिलिटेटिंग द कमीशन, ये हार्बरिंग में नहीं आएगा। यानी कि प्रायर आपको नहीं पता होता, आपने ऑफेंस कमिट होने से पहले प्रायर उसकी कोई मदद नहीं की है, क्योंकि अगर प्रायर मदद कर दी तो वो कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है। तो प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस फैसिलिटेटिंग द कमीशन, या फिर आप फैसिलिटेट कर रहे हो यानी कि उसको एक्ट कमिट करने में मदद कर रहे हो, तो ये चीज़ हार्बर में नहीं आती। ठीक है। तो क्या इसमें क्या पूछा गया कि हार्बर में क्या चीज़ नहीं आएगी, विच डज नॉट इंक्लूड। तो भाई ये नहीं आएगा, प्रायर मदद करना, कमीशन फैसिलिटेट करना, ये प्रायर इसमें नहीं आएगा। ठीक है। अब आई होप आपको ये 41 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें सारा जनरल एक्सप्लेनेशन की मोस्टली जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो कवर हो गई हैं, और इसके अलावा आपको पता ही है कि जो चैप्टर 1 है उसमें से भी जो पूछा जाता है वो भी मैंने कवर कर दिया है। और अभी मैंने एक क्विज क्वेश्चन दिया है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया है ना उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो मैं ये देखूंगी कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सही आंसर बताऊंगी। तो देखिए क्विज क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक्स और वाई, दो लोग हैं, एक्स और वाई, वो जाते हैं जेड को मारने, और एक्स क्या होता है, वेपन लेकर हाथ में खड़ा है, गार्ड कर रहा है, देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन उसने जेड को हिट नहीं किया। एक्स ने जेड को बिल्कुल भी हिट नहीं किया, ठीक है, क्रॉस, नो हिट, ठीक है, बस वो वेपन लेके खड़ा है वहाँ पे, और वाई ने जेड को मार दिया। तो अब इस केस में कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली वाई इज लायबल फॉर मर्डर, सिर्फ वाई रिस्पॉन्सिबल होगा मर्डर के लिए, एक्स और वाई दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे मर्डर के लिए, एक्स इज लायबल फॉर द कॉन्स्पिरेसी एंड वाई इज लायबल फॉर द मर्डर, एक्स लायबल होगा कॉन्स्पिरेसी के लिए और वाई लायबल होगा मर्डर के लिए, या फिर ए और सी, ये दोनों करेक्ट होंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली सही बता ले जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। और देखिए नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो ऑब्वियसली आप अभी एमपी के लिए तो टाइम कम ही है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है इसलिए। ओके, एंड बाय बाय।